हेलो दोस्तों, मेरा भी बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट आया था दोस्तों। बिहार दरोगा पीटी का, और जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2446 पोस्ट के लिए दोस्तों, उसी में दोस्तों मेरा भी बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट आया था। और मेंस दोस्तों मेरा नहीं निकला, इसलिए दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में दोस्तों पटना का नंबर 1 दोस्तों संस्थान है, उसी में दोस्तों मैं भी पढ़ते हैं। और आप लोग को दोस्तों जो भी बताएंगे दोस्तों अच्छी बात बताएंगे। आप लोग मेरे से दोस्तों जुड़ के पढ़िए दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है यह बुक। और यह बुक की खासियत यही है, आप लोग को बता रहे हैं, इसमें दोस्तों 50+ क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ रहा है इस बुक से दोस्तों। इस बुक का यही खासियत है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो दोनों मिलकर दोस्तों एग्जाम में 50+ क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए दोस्तों। और यह जो बुक है दोस्तों बहुत फेमस बुक है, और यूट्यूब पर दोस्तों इस बुक को हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ दोस्तों पढ़िए। यह सेट है 30/9/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 30/9/2023। और इसमें दोस्तों 1 से लेकर 24 तक प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं। तो सीधा आएंगे दोस्तों 25 पर, 25 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न पर तो पहला प्रश्न होगा, और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे हम लोग। तो पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया। इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक प्रावधान सम्मिलित किए गए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई। इस सूची में पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तु है, और पंचायतों में 29 विषय शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। निम्नलिखित समितियों को संबंध में यह पंचायती राज है। यहाँ पर दोस्तों समिति है बलवंत राय मेहता, यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। आगे देखेंगे अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। जीवी के राव समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। लेम सिंधवी समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और थुंगल समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। गाडगिल समिति पंचायती राज से संबंधित है। इतना दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट है, आप लोग इसे सभी को याद रखिएगा। सभी दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक व सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में दोस्तों यह जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, हालांकि यह पारित नहीं हो सका। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9 के क को जोड़ा गया, याद रखिएगा। और 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। और इस प्रकार अधिनियम ने नगरपालिकाओं को शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की 8 कार्यकारी विषय वस्तु उल्लेख है अर्थात सम्मिलित है। निम्नलिखित समितियों में आयोग का संबंध शहरी स्थानीय शासन है। यहाँ पर वर्ष है, यहाँ पर समिति आयोग का नाम है, यहाँ पर अध्यक्ष है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। 1949 से 51 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति पी.के. वटटल, और यहाँ पर 53 से 54 के बीच में कारापुरम जांच आयोग जान मथाई थे उस समय अध्यक्ष। इस पर आप लोग इसे स्क्रीन करो कर याद कर लीजिएगा दोस्तों। हम आते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उल्लेखनीय है कि
1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया। हालांकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और निरस्त हो गया। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार है। यह हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग दोस्तों यह जो 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत विधि अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए हैं। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों निम्न संशोधन किया गया है। आइए देख लेते हैं बारी बारी से, आप लोग याद ही रखिए। राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया कि मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनः विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संस्तुति के उपबंध को समाप्त किया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था और राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वे केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपात की घोषणा कर सकता है। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपात की घोषणा कर सकता है। आगे है, मूल अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, इसे केवल विधि अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 20 और 21 प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21। प्रश्न है, बर्फ क्या है? तो इसका आंसर डी आणविक ठोस है। बर्फ आणविक ठोस है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। बर्फ में गलनभूत ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसका आयतन 1/10 भाग पानी के ऊपर आता है। औसत आयतन से ऊपर 1/10 भाग। जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती तो बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपवर्तित रहता है। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक रहता है। स्वच्छता के सिद्धांत का प्रतिपादन थे, तो इसका आंसर एक लॉर्ड हेस्टिंग है। स्वच्छता के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड हेस्टिंग है और उसके बाद स्वच्छता के सिद्धांत से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वच्छता से इसे कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग शासनकाल 1813 से 23। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16। सुगौली की संधि 1816। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी। सुगौली की संधि के बाद तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में मद्रास में लागू हुआ था और गवर्नर था टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में मद्रास में गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेजी और पंजाब में शुरू किया गया था। 1822 का टेनेंसी एक्ट, इसे काश्तकारी अधिनियम को भी कहते हैं, जो कि बंगाल में यह जो है अधिनियम लागू हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम है
और यहाँ पर संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुआ। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस भी हुआ और मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ उनके अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंध में परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा संबंधित है? यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें। यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन भी महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संबंधित संस्थाएं। नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 महात्मा गांधी। फिनिक्स आश्रम 1904 महात्मा गांधी। टॉलस्टॉय फर्म 1910 महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी। लघुपथ के समय परिपथ में इसके अंदर सी धारा का मान बढ़ जाता है। लघुपथ में परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। अतिभारण या लघुपथ, अतिभारण या लघुपथ बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अच्छे फ्यूज का तार टीन के बने होते हैं और सस्ते फ्यूज सीसा और टीन के मिश्र धातु से बने होते हैं। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ के विच्छेदक एमसीबी का उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की प्रतिवर्ती एसी धारा होती है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनाया था? इसका आंसर है पोलो द्वारा बनाया गया था महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पोलो शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर में सबसे छोटी जो रथ था द्रौपदी रथ था और जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिला। पोलो वंश संस्थापक सी विष्णु। इसकी राजधानी कांचीपुरम में स्थित है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। आगे कीर्तजुनिया के लेखक भारवी सी विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रसन्न की रचना पोलो शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर के तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। 200 कुमार जगत के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया? इसका आंसर बी रियल मैगो। रियल मैगो ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया। रियल मैगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। इसे पहले रियल मैगो के नाम से संचालित किया जा रहा था। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे के माध्यम से
नशीले पदार्थ का तस्करी रोकने हेतु। आगे है ऑपरेशन मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल यात्रियों के लिए खोए हुए सामान के लिए ट्रैक करने के लिए किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 और 1959 में किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर भी 73%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 73%, अंतिम आंकड़ा अनुसार 74.04%। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर स्पष्ट है। भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14%। भारत में महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत का लिंग अनुपात 943। भारत का शिशु लिंग अनुपात 919। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का साक्षरता दर 61.8%। बिहार का पुरुष साक्षरता दर 71.2%। आगे बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% और बिहार का लिंग अनुपात 918। बिहार का शिशु लिंग अनुपात 935 और बिहार का जनसंख्या घनत्व 106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदाता केंद्र ताशीगंज किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदाता केंद्र ताशीगंज हिमाचल प्रदेश राज्य में है और 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया। वर्तमान में भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वें नंबर। आप लोग करंट अफेयर्स दोस्तों देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों, यह करंट अफेयर्स है। वर्तमान में बिहार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीवास्तव। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था, जो प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ। रानी दुर्गावती के बचपन से ही यहाँ पर तीरंदाजी तलवारबाजी बहुत शौक था रानी दुर्गावती को। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गढ़कटंगा गोंडवान में शासक दलपत शाह से हुआ था। तो रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से हुआ था। 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राज गद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बनी। उसके बाद आगे देखते हैं। अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ। अकबर के काल में, क्योंकि अकबर उस समय उज़्बेकों के विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया और बाद में इस राज को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो आइए देखते हैं बैक्टीरिया जनित रोग। तो यहाँ पर टाइफाइड है, जो कि यह बैक्टीरिया जनित रोग है और टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। यहाँ पर बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु को कहा जाता है और यहाँ पर निम्न है जीवाणु कोड दोस्तों, यह जो है जीवाणु जनित रोग है और हैजा भी जीवाणु है, डिप्थीरिया भी जीवाणु जनित रोग है, न्यूमोनिया भी है, टिटनेस है, गोनोरिया भी है, प्लेग है, क्षय रोग है और आगे देखते हैं और क्षय रोग, सिफिलिस आदि। और यहाँ पर विषाणु जनित रोग है, विषाणु हेपेटाइटिस, विषाणु चेचक, विषाणु खसरा, विषाणु रेबीज और हर्पिस भी विषाणु, डेंगू ज्वर विषाणु, एड्स विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, पोलियो भी विषाणु। आगे है क्वेश्चन कवक से। कवक जनित रोग एथलीट फुट कवक से, दार्द कवक से होता है और मधुरा फुट कवक रोग है और खाज ये भी कवक से संबंधित है। यहाँ पर कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस पर विषाणु द्वारा होता है। विटामिन कमी से होने वाले रोग आइए देखते हैं। विटामिन ए रतौंधी भी होता है, जीरोफाइलेमिया भी होता है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग होता है और विटामिन
विटामिन जो 11 से पेचिश रोग होता है, और डी से रिकेटस रोग, और के से हीमोफीलिया रोग होता है। अगला, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर बी उदयन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, और उदयन हड़क वंश के शासक था। हड़क वंश का संस्थापक बिम्बिसार। बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो कि 460 ईस्वी पूर्व में मगध गद्दी पर बैठा। आगे है, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, और पूर्व में राजधानी राजगिरी था। इससे पहले कहाँ था? राजगिरी। और उसने पटना में गंगा और सोन के बीच एक किला का भी निर्माण किया था उदयन। ग्लूकोज का सूत्र है इसके अंदर C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर C6H12O6 है, और यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र है। आप लोग सूत्र को याद कर लीजिएगा दोस्तों। सूत्र को हम नहीं पढ़ाएंगे, स्क्रीन को रोक कर आप लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ पर सीधा आएंगे दोस्तों क्वेश्चन पे। कोठारी आयोग का संबंध, इसका आंसर डी शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है, और 1964 में भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया। डॉक्टर कोठारी इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डोडा बेटा किस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी? इसका आंसर डी नीलगिरी का है सबसे ऊंची चोटी। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर्वत ग्रांथि। दोस्तों फिर से, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में ही मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा ऊंचाई है 2637 मीटर। डोडा बेटा दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, और अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुदी आगे है। इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। यह पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। और उसके बाद आगे है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागरा चोटी पूर्वी का है, और सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और यहाँ पर 1350 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसूबाई, उत्तरी सह्याद्री कलसूबाई सर्वोच्च शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है, इसका सर्वोच्च शिखर है। और जो माउंट आबू पहाड़ियों में स्थित है गुरु शिखर। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल किया गया? इसका आंसर बी 22 भाषा। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल किया गया। ये भाषाएं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब है 22 भाषा सभी है। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, मूल संविधान में, याद रखिएगा। और सिंधी भाषा को 1967 को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 के तहत 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया, उड़िया 2011 में। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर होगा विक्रम, और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम। और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 AM4 से रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। कब? तो 23 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न दोस्तों एस्ट्रोफैट है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की भारत सरकार। और इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है भारत, और रूस, अमेरिका और चीन के बाद जो कि चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का प्रथम देश बन चुका है दक्षिणी ध्रुव पर। और यहाँ पर चंद्रयान-3 ने एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जो कि यहाँ पर निम्न है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? इसका आंसर डी। इसका आंसर एक हो जाएगा अमरावती। सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में है, इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन किया गया और यहाँ पर जम्मू एवं लद्दाख दोस्तों 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू, लद्दाख की राजधानी लेह। एकल आवृत्ति वाले टोन को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं और ध्वनि की गुणवत्ता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तरातों तथा प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और सुनने में सुखद होता है अथवा अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन से नहीं है? तो डी है इसका आंसर। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन से नहीं है। इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, कैल्सीटोनिन है। तो साइटोकाइनिन मानव हार्मोन से नहीं है और साइटोकाइनिन यह पादप हार्मोन्स है। इसकी खोज मिलर, स्कूल और स्ट्रोंग्स ने 1955 में की थी। यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। साइटोकाइनिन पौधे में निम्नलिखित में से हार्मोन्स पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर है ऑक्सिन्स, यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित हार्मोन्स करता है। जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा कर देता है। जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड वृद्धोरोधक हार्मोन्स है जो बीजों को सुपुष्टावस्था में रखता है। एब्सिसिक एसिड एथिलीन यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह फलों को पकाने व मादा पुष्पों को संख्या में वृद्धि करता है। एथिलीन। फ्लोरिजेंस इसे फूल खिलने वाले हार्मोन्स भी कहते हैं। अन्य सभी मानव में हार्मोन्स है। फ्लोरिजेंस जो कि फूल खिलने वाले हार्मोन्स भी कहते हैं, अन्य सभी मानव हार्मोन्स है। यहाँ पर दोस्तों फ्लोरिजेंस इसे फूलों खिलने वाला हार्मोन्स कहते हैं और अन्य सभी मानव हार्मोन्स है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका में बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स प्राटूट ग्रंथि से स्रावित होती है। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स प्राटूट ग्रंथि से स्रावित होता ही है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस में बृहत स्नानगार पाया जाता है? इसका आंसर डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थानों में मोहनजोदड़ो बृहत स्नानगार पाया जाता है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी के तराजू, मर्द देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि मोहनजोदड़ो से पाए गए। जुते हुए खेत साक्ष्य आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच व मिट्टी के चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि कालीबांगा से प्राप्त। संघ का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य कब्रिस्तान
R37 स्वाधान पोटिका आदि हड़प्पा से पाए गए। लोथल से मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी सभी लोथल से प्राप्त हुआ। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल, इसके अंदर पान चाओ। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पान चाओ। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क पराजय हुआ, उसके बाद विजय हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शौक सोच चलाया और वर्तमान में देखने को दोस्तों मिलते हैं। यह वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में जो कि मार्च 1957 से लाया गया, मार्च 1957 से। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा था कनिष्क का। कनिष्क ने कश्मीर जीत कर वहाँ के कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से प्रमुख खिलाड़ियों से संबंधित पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है और दीपिका कुमारी तीरंदाजी और हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और यह धावक है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। दीपक कर्माकर जिम्नास्टिक और रवि कुमार दहिया कुश्ती से है। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस से है। आगे देखते हैं। मनु भाकर निशानेबाजी, मीराबाई चानू भारोत्तोलन। राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक रोक सकती है? मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही संशोधन कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ वह सिफारिश कर सकती है, जिसे मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है, मान भी सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता रहे हैं, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकता है और न ही संशोधन कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है राज्यसभा। वह सिर्फ सिफारिश कर सकता है, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। और राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है, बस उसका इतना ही काम है। अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है और कोई अधिकार नहीं है। और 14 दिन के अवधि के बीत जाने के बाद स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक जिस रूप में लोकसभा से ने पास किया था, उसी रूप में राज्यसभा ने भी पास कर लिया। आगे क्वेश्चन दोस्तों 50 तक क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन इतना ही रहने दीजिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों 50 के बाद क्वेश्चन दोस्तों लेकर आएंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग बता दें, जो भी सेट मार्केट में आएगा राशन सर का दोस्तों हम जरूर अपलोड करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।